हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के हमारे इस एक्साइटिंग सेशन में। और आपकी जो बिहार की शिक्षक भर्ती की परीक्षा है उसमें ये टॉपिक आपका 100% आपसे पूछा जाने वाला है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए यहाँ से आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि क्वेश्चन तो हम एक सॉल्व करें, लेकिन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन से कवर हो। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जिसने भारत को आजादी दिलाई। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन वो स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली थी। उसके पीछे कई सालों की मेहनत थी, कई सारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जो सेनानी थे उनका पूरा योगदान था। तो इसीलिए ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, खासकर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का। यानी कि अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम से। तो चलिए जानते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जिसमें भारत को आजादी मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है मैराथन क्लास की। हम लोग एक मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं आपकी 6 अगस्त को 6 घंटे के लिए। तो 6 अगस्त को 6 घंटे के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे 7th फेज जो बिहार की, जो आपने देखा होगा बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, 24 अगस्त से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप ये 6 घंटे की क्लासेस करते हैं जिसमें हम आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको 6 घंटे की ये जो क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है 6 अगस्त को 9 बजे सुबह स्टार्ट होगी। तो 9 बजे बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी आप रहें, आपको ये क्लास मिस नहीं करनी है। आपको किसी भी तरीके से इस क्लास में जुड़ना है। बाकी की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो भी क्लासेस हैं, इसके आगे का जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपकी जीके जीएस की क्लास आपकी 11 बजे से होगी। ठीक है, तो डेली आप 11 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं जहां पे आप डेली अपने जीके जीएस को कवर कर सकते हैं विद बिहार स्पेशल। तो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी और आप जो है 6 अगस्त को जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जहां से आपको पता चलेगा गांधी जी के बारे में, जहां से आपको पता चलेगा कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स के बारे में, कुछ मुख्य आंदोलनों के बारे में। तो चलिए आपसे पहला ही क्वेश्चन है मेरा कि अरेंज दीज फॉलोइंग मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो निम्नलिखित आंदोलनों को हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है आपको उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कालानुक्रम यानी कि जो घटना या जो इवेंट पहले हुआ है वो पहले आएगा, जो इवेंट बाद में हुआ है वो उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो आपके सामने यहाँ पे 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस है। तो 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 3 2 1 और डी में है आपका ऑप्शन 1 4 3 2। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है वो पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह का, यानी कि सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। फिर सेकंड नंबर पे आपका ऑप्शन गिवन है अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूरों की जो हड़ताल का मूवमेंट था वो उसके बाद आया था। नंबर 3 है आपका खेड़ा सत्याग्रह एंड नंबर 4 है आपका खिलाफत मूवमेंट, यानी कि खिलाफत आंदोलन। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सही क्रम आपको लग रहा है, मैं आपको अगर बता दूं अभी तो शायद आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन मुझे तो बताना ही है जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप परीक्षा में आसानी से ये सारी चीजों को क्रैक कर सके। तो अगर मैं बताऊं, सबसे पहला आप सभी को पता है कि गांधी जी का जो एक कहा जाए वास्तविक तौर पे भारत में जो पदार्पण होता है वो 1915 में होता है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला सत्याग्रह माना जाता है या भारत में जो गांधी जी की सत्याग्रह की प्रयोगशाला माना जाता है वो चंपारण था। चंपारण कहाँ है? आपके बिहार में। तो बिहार का चंपारण जिला आपका गांधी जी की प्रयोगशाला बना था सत्याग्रह की। तो सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? आपका 10 अप्रैल 1917 को। यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका राइट आंसर क्या है या सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है आपका सी, यानी कि 1 3 2 4। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ या पहला जो इवेंट है वो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आपके बिहार में है। आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा कि पहले तो गांधी जी तो बाद में एंट्री लेते हैं, लेकिन उसके पहले ही हमारे यहाँ जो उदारवादी दल था वो उदारवादी दल पूरी तरीके से
अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन वो काफी नरम दल के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी कि उनका ऐसा मानना था कि बिना हिंसा के ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी, यानी कि हिंसक तौर पे कोई भी मूवमेंट या कोई भी तरीके का काम नहीं किया जाएगा, क्रांतिकारी आंदोलन नहीं किया जाएगा। तो गांधी जी का जब पदार्पण होता है तो कई लोगों को यह विश्वास जगता है कि हाँ, गांधी जी जिस तरीके से स्टेप्स ले रहे हैं या जिस तरीके से लोगों की बात कर रहे हैं उससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो चंपारण में सत्याग्रह हुआ क्यों था? आपको पता होगा कि अंग्रेजों द्वारा चंपारण में नील की खेती कराई जाती थी जबरदस्ती, जिसमें ऐसा माना जाता था कि 20 हिस्सा अगर आपके खेत में है तो उस 20 हिस्से में से 3 हिस्से की खेती पे पूरा का पूरा जो राइट था, जो अधिकार था, वो अंग्रेजों का था, जिसे इसी वजह से हम लोग 3 कठिया कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 कठिया कानून। अब इसी का विरोध चल रहा था। तो जब गांधी जी 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में थे, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में, जहां पे आपने सुना होगा कि जो पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी मुस्लिम लीग द्वारा, उसको स्वीकृति दे दी गई थी। वहीं पर बिहार के पहुंचे हुए थे राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप हमारे चंपारण में आइए और अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट चलाइए या आंदोलन चलाइए, जिससे ये जो नील की खेती जबरदस्ती हमसे करवाई जा रही है और ये जो 3 हिस्सा हमसे लिया जा रहा है, इसको रोकने का काम करिए। हालांकि पहले तो गांधी जी मना कर देते हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ला फिर उनके पीछे पीछे कानपुर के आंदोलन में भी, कानपुर की मीटिंग में भी पहुंचते हैं और वहां पे फिर से आग्रह करते हैं कि आप चंपारण में आइए, आमंत्रित करते हैं गांधी जी को। और गांधी जी उनकी इस बात से काफी ज्यादा कन्विंस हो जाते हैं और वो चंपारण पहुंच जाते हैं और 10 अप्रैल 1917 को चंपारण का सत्याग्रह शुरू होता है और आखिरकार अंग्रेजों को हार माननी पड़ती है, अपने इस कानून को वापस लेना पड़ता है। तो सबसे पहला जो हमारे सामने मोमेंट है वो चंपारण सत्याग्रह है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 3 यानी कि जो विकल्प 3 है वो सही है, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी आपका कहा जाए तो आपको बता दें ज्यादा समय इसमें भी नहीं लगा था। सबसे पहले तो आपको बता दें जो खेड़ा है, खेड़ा एक गांव का नाम था जो कि कहां पे था? आपके गुजरात में। मैं इसको पहले इरेज कर दूं तो ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं तो खेड़ा जो है वो एक गांव का नाम था जो कि गुजरात में था। अब यहां पर हुआ क्या था ये भी आपको बता दें कि ये 11 मार्च 1918 को हुआ था। 11 मार्च 1918 को, यानी कि 1917 के बाद, यानी कि क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें या कालानुक्रम में देखें तो हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो गुजरात में हुआ था। यहाँ पे किसानों के ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया गया था, यानी कि जो कर था उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। अब यहां से भी अंदर से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कितने प्रतिशत या कितने परसेंट इंक्रीज किया गया था। तो आपको बता दें 23%, यानी कि आपका 23% आपका यहाँ पे कर किसानों के ऊपर बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ इसके और भी कुछ चीजें थी, जैसे कि वहां पे एक प्लेग की महामारी, आपने सुना होगा कि चूहे से ये बीमारी फैलती है, वो प्लेग की बीमारी भी काफी ज्यादा फैली हुई थी और किसानों को के साथ इतनी बर्बरता की गई थी कि एक तो 23% का कर इंक्रीज किया गया, साथ ही साथ उन्हें यह भी कहा गया कि चाहे तुम्हारी क्रॉप हो या ना हो, यानी कि तुम्हारी फसल पूरी तरीके से भले ही नष्ट हो गई हो, तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन तुम्हें 23% कर तो देना ही देना है। यानी कि चाहे आपके पास खुद भी ना हो, वो आपके ऊपर लगान पे लगान चढ़ता चला जा रहा था। अब इसी का विद्रोह किया जा रहा था। तो फिर यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है गांधी जी को और खेड़ा में जाके गांधी जी किसानों का साथ देते हैं, किसानों के साथ सत्याग्रह पर बैठते हैं, जिसकी वजह से फिर से एक बार अंग्रेजों को मात मिलती है और वो 23% का कर उन्हें वापस लेना पड़ता है, जिससे गांधी जी की भी शाख बढ़ती जा रही थी और लोगों में भी ये विश्वास पैदा होता जा रहा था कि हाँ, शांति और अहिंसा के रास्ते से भी चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं या अपनी मांगों को पूरा करा सकते हैं। और यही कारण था कि धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे कि जब भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो 3 पार्ट्स हैं, सबसे पहले आता है उदारवादी युग, उदारवादी युग। इसके बाद आता है आपका उग्रवादी युग, उग्रवादी युग। इसके बाद आपका थर्ड फेज जो कहलाता है या जो तीसरा पक्ष शुरू होता है वो होता है आपका गांधीवादी युग। कौन सा? गांधीवादी युग।
अब यहाँ पे आप उदार से समझ सकते हैं कि यानी जो कुछ ऐसे लोग थे जो कि हिंसात्मक चीजों से बिल्कुल बचना चाहते थे या हिंसा से भरी कोई भी चीज नहीं करना चाहते थे। तो इसमें हमारे बहुत सारे नेताओं के नाम आते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, महात्मा गांधी स्वयं हो गए, अरविंद घोष हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए। तो इन लोगों का नाम आता है जो कि इसमें शामिल थे। फिर इसके बाद उग्रवादी में, उग्रवादी को ही हम लोग गरम दल के नाम से भी जानते हैं और उदारवादी को नरम दल। नरम यानी कि जिनको ये मानना था कि हम आंदोलनों के बल पे या अपनी बात को हम शांतिपूर्वक ही अंग्रेजों के सामने रखेंगे। लेकिन जो उग्रवादी युग था इसमें 3 लोग सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, जिसमें आपने नाम सुना होगा लाल, बाल और पाल। किसका नाम आपने सुना होगा? लाल, बाल और पाल। अब ये क्या है? लाल से आपका लाला लाजपत राय, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लाल बहादुर शास्त्री समझते हैं, लेकिन उस समय लाल बहादुर शास्त्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद पाल। तो ये तीनों लोगों का मेन इसमें योगदान था, जो कि उग्रवादी युग कहलाया। फिर इसके बाद जब धीरे धीरे गांधी जी की शाख बढ़ती गई तो इसी वजह से फिर ये गांधीवादी युग कहलाया। कभी कभी आपसे यहाँ पे ईयर भी पूछ लेता है, तो आपके आसानी के लिए, आपकी सरलता के लिए बता दे कि जब से आईएनसी की स्थापना हुई थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यानी कि 1885 की हम बात कर रहे हैं। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर 1885 को। तो 1885 से लेकर 1905 के दौरान हम मानते हैं उदारवादी युग। फिर 1905 से लेकर 1919 तक हम मानते हैं उग्रवादी युग। और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है 1919 से लेकर 1947 तक गांधीवादी युग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह पे हम बात कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन हमने एक ही उठाया, लेकिन हमने कई सारे क्वेश्चंस को एक साथ कवर कर लिया है। अब इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप ना कर पाए। और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं भी आ रही होती हैं या स्ट्राइक नहीं कर रही होती हैं, तो ये कहानी आपको याद रह जाती है, जिससे आप ऑप्शंस में खेल सकते हैं और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके समझ के बहुत अच्छे से आप सटीक उत्तर कर आएंगे और नंबर आपके कटेंगे नहीं। फिर इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टू यानी कि अब इसके बाद हम बात करेंगे अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक की, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की। ये भी 1918 में ही हुआ था, कुछ ही दिन बाद। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ और आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में हुआ। तो इन दोनों में पहले क्या हुआ था? तो हमेशा याद रखिए कि खेड़ा सत्याग्रह पहले हुआ था और मिल मजदूर आंदोलन बाद में हुआ। और खेड़ा सत्याग्रह के ही कुछ अंश जो है वो हमें अहमदाबाद मिल मजदूर में भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं इरेज कर दूं फिर आपको बताऊं। अब देखिएगा, अब ये सही है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स की स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो ये स्ट्राइक आपकी, जैसा कि आप देख सकते हैं नाम में भी लिखा है कि ये स्ट्राइक थी, कहाँ की थी? एक मिल की थी। कहाँ की? अहमदाबाद की। इसमें कौन लोग शामिल थे? वर्कर्स, यानी कि मजदूर, ठीक है। तो ये मजदूरों द्वारा किया क्यों गया था? यहाँ पे मैंने जैसा कि अभी पिछले में बताया आपको खेड़ा सत्याग्रह में कि प्लेग की नामक एक बीमारी फैली हुई थी। तो इस दौरान आपको याद हो कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो भी आपका चल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान चीजें बहुत चरम सीमा पे इन्फ्लेशन थी, यानी कि महंगाई की जो दर थी वो काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से सरकार ने, जब लोगों की सरकार क्या उस समय अगर अंग्रेजी हुकूमत की ही बात करें तो उन्होंने कुछ बातें मानी और लोगों को बोनस देना शुरू किया था। यानी कि कहा था कि चलो ठीक है, इतनी महंगाई हो रही है तो हम बोनस बढ़ा देंगे। अब इसमें भी आप समझ लीजिए कि
अंग्रेजों की चाल ही थी कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, भारत का अगर सपोर्ट चाहिए तो हमें भारत के लिए कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हमारा क्यों साथ देंगे, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने उस प्लेग से जो लोगों को महामारी की वजह से जो भी नुकसान हुआ था उससे बचने के लिए, महंगाई की मार से बचने के लिए एक बोनस डिसाइड किया था। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आती गई वैसे वैसे इन्होंने अपनी चीजों को वापस लेना शुरू कर दिया। अहमदाबाद मिल में क्या हुआ कि वहां के जो मालिक थे वहां के मजदूरों से वो बोनस वापस ले रहे थे और इसी का विरोध होने लगा कि आपने हमें प्लेग के लिए बोनस तो दिया था, लेकिन अब ये भी तो देखिए कि 1914 से लेकर 1918 के दौरान महंगाई कहां से कहां पहुंच चुकी है। अगर अब ये आप बोनस वापस लेंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। अब इसी में सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद मिल मालिकों में ही एक मालिक थे, या कहा जाए कि एक बहुत बड़ी मिल के ही मालिक थे, अंबालाल साराभाई जी। तो उन्हीं की पत्नी थी अनसुईया बेन साराभाई। उन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप आइए, और बल्कि वो कहा जाए कि मालिक में शामिल थी, वो मजदूरों में शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मजदूरों का साथ दिया और गांधी जी को आमंत्रित किया इसके लिए। फिर गांधी जी ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, यानी कि फिर से किसानों को, फिर से उन मजदूरों को जो उनका बोनस था वो वापस मिला। तो 1918 की ही बात है, तो आपका जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो दूसरे नंबर पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या कालानुक्रम में। चौथे नंबर पे आपका आता है खिलाफत मूवमेंट। अब ये चार मूवमेंट इतने बड़े मूवमेंट हैं कि अगर आप सोचें कि आप इन्हें एक क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप जितना भी पढ़ें उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करें। खिलाफत मूवमेंट की बात आती है खलीफा से। खलीफा का नाम आप लोगों ने सुना होगा या कभी तो पढ़ा होगा, या कुछ तो सेंस आपको आता होगा कि खलीफा का मतलब क्या है। आपने सुना होगा कि जो इस्लाम धर्म है उसमें जो खलीफा होते थे पैगंबर साहब के बाद, यानी कि जो प्रॉफिट थे मोहम्मद साहब, उनके बाद अगर किसी को प्रमुखता दी गई तो खलीफाओं को। तो आपको पता है आज जो हमें ये रशिया देखने को मिल रहा है, या हंगरी देश है, या यूक्रेन का वॉर आप देख रहे हैं, पहले ये सब कोई अलग देश नहीं थे, एक अंपायर चला करता था। जैसे रशियन अंपायर था, यूरोपियन अंपायर था, भारत में भी एक अंपायर चल रहा था, वैसे ही ये जो यूक्रेन है आपका, ये सारे, टर्की मेन देश था उसमें, यहाँ पे एक अंपायर चलता था ऑटमन। कौन सा? ऑटमन। तो ऑटमन अंपायर में तुर्की सबसे मेन देश हुआ करता था। तो तुर्की की लड़ाई चल रही थी ब्रिटेन से, और ब्रिटेन का शासन था भारत में। तो तुर्की जो थे उनको ब्रिटेन से बहुत ज्यादा नफरत थी, या ब्रिटेन या ब्रितानियों को, या कहा जाए जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनको तुर्कियों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो वहां के खलीफा के खिलाफ ब्रिटेन ने एक मुहिम चलाई थी, जिसकी वजह से जो तुर्की के जो लोग थे, वो जो भारत में जो लोग शासन कर रहे थे उनका भी विरोध कर रहे थे। तो भारत के मुस्लिमों को भी इस बात से प्रॉब्लम थी कि क्यों तुर्की के खलीफा के खिलाफ ब्रिटेन के लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं, या ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं जिससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो भारत के मुस्लिम जितने भी थे उनको भी खलीफा के प्रति उनकी संवेदनाएं थी, या कहा जाए कि उनके प्रति सिंपैथी थी। तो उन्होंने गांधी जी को इस चीज के लिए आमंत्रित किया कि आप इस चीज में बोलिए, या जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको बोलिए कि हमारा साथ दें, या फिर तुर्की के खलीफा को या तुर्की के देश के लोगों को इतना ज्यादा परेशान ना करें। तो इसी की वजह से भारत में भी एक मुहिम चलाई गई थी, और इसी मुहिम का नाम दिया गया था खिलाफत आंदोलन, और इसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था। हालांकि सभी लोग इस चीज के लिए एग्री नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि अगर हमें अपने भारत में शांति रखनी है, या अंग्रेजों के खिलाफ अगर हमें भारत में कोई मुहिम चलानी है, तो हमें इस वक्त तो साथ देना ही पड़ेगा। तो इस वजह से खिलाफत मूवमेंट आपका चलता है। ठीक है, तो यहीं से असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हो जाती है आपकी 1920 से। तो इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन क्या होता है? सी, यानी कि सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह, फिर आपका अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, और आखिरी में आता है आपका खिलाफत आंदोलन। तो आई थिंक क्वेश्चन तो एक ही था, यानी प्रश्न तो हमने एक ही सॉल्व किया, लेकिन कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन में कवर किए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और यहां से भी मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ही हम कवर करें। तो यहाँ पे एक मिशन की बात की गई है, जिसके बारे में आप सभी ने अगर कभी भी इंडियन नेशनल मूवमेंट या
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा तो इस मिशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन कोई खास मिशन नहीं है, इसका नाम जो है वो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम पे रखा गया है। स्टेफोर्ड क्रिप्स एक कहा जाए कि एक एजेंट के तौर पे जो ब्रिटेन में जो शासन चल रहा था क्राउन का, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वहां से भेजा गया था स्टेफोर्ड क्रिप्स को। कहां पे भेजा गया था? भारत में। कब भेजा गया था? 1942 में। क्यों भेजा गया था? इसका भी कारण कहीं ना कहीं इंग्लैंड या ब्रिटेन अपने ही फायदे में लेना चाहता था। अब इसमें जो मेन व्यक्ति थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, इस वजह से इस मिशन का नाम ही क्रिप्स मिशन रख दिया गया। इसमें प्रस्ताव रखा गया था किस चीज का? कि भारत जो है, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसमें अंग्रेजों का साथ दे, यानी कि पूरी दुनिया के सामने ये दिखाए कि भारत जो है वो ब्रिटेन के साथ है, मित्र राष्ट्रों के साथ है, ना कि ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ। ध्रुवीय राष्ट्रों में आपका जापान शामिल था, इटली शामिल था, जर्मनी शामिल था, और मित्र राष्ट्रों में आपका अमेरिका था, रशिया था, ब्रिटेन था। तो ये दिखाना चाहते थे कि भारत पे जो हमारा शासन चल रहा है, या भारत पे उस समय तो अंग्रेजों का ही शासन था 1942 तक भी, तो वो ये दिखाना चाहते थे कि इस बात पे आप एग्री कर जाइए कि हम ब्रिटेन के साथ हैं। लेकिन इससे आईएनसी खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव उस हिसाब का नहीं था। प्रस्ताव के लिए माना तब गया था कि जब आप भारत को फ्री कर देंगे, यानी कि भारत को पूरी तरीके से स्वराज कर देंगे, भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन इन्होंने उसमें भी चीट करने की कोशिश की, उसमें भी धोखा देने की कोशिश की। उसमें जो प्रस्ताव लाए उसमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, बल्कि उसमें बोला कि ये डोमेनियन स्टेट है, बन जाएगा। अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तो हम भारत को एक डोमेनियन स्टेट बना देंगे, यानी कि हिंदी में इसे बोला जाता है अधिराज्य। अधिराज्य इसका क्या मतलब था? इन्होंने बहुत सारी चीजें फ्री तो की, लेकिन अल्टीमेट जो कंट्रोल था, जो नियंत्रण था, वो अभी भी इनके हाथ में ही रहेगा। भारत, आपने कॉमनवेल्थ सुना होगा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का नाम सुना होगा। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कि ब्रिटेन के द्वारा, जिन पर कभी न कभी रूल किया गया हो, यानी कि ब्रिटेन का वहां पे शासन रहा हो, और उन्होंने अब वो तो ठहरे यूरोप में, लेकिन अब उनका साम्राज्यवाद तो हर जगह चल रहा है, उनके उपनिवेश तो हर जगह बन रहे हैं। अब जब उनका जो उपनिवेश यानी कि जो कॉलोनियल रूल था वो हर जगह जब चल रहा था, तो वो देशों को ये ग्रुप बनाते गए कि यहाँ पे हमारा शासन है, यहाँ पे हमारा शासन है, यहाँ पे हमारा शासन है। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज बना ली, और भारत को भी कहा कि हम आपको भी शामिल कर लेंगे। अब इससे इनका फायदा था कि चाहे भारत कुछ भी करे, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल हमारे ही हाथ में रहेगा। और सबसे खराब बात इस प्रस्ताव की ये थी कि इन्होंने लोभावना प्रस्ताव रखा। इन्होंने कहा कि भारत को इतना हम छूट देंगे कि जो देसी रियासतें हैं, यानी जैसे आप देखते होंगे कि आज भी हमारे देश में कई जगह पे महाराज के नाम से या क्राउन या राज, जैसे कि अगर हम बात करें होलकर साम्राज्य या मराठा साम्राज्य, तो इसमें जो भी शासक रहे, जो भी रियासतें रही, देसी रियासतें, उनको ये अधिकार दिया गया था कि आप अगर अलग होना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हो सकते हैं, आप अपने मर्जी से भारत से फ्री हो सकते हैं। और ये बात आईएनसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि ये फूट डालो और नीति करो, फूट डालो और राज्य करो वाली राजनीति थी। राजनीति नहीं, इसे कूटनीति कहेंगे। ये षड्यंत्र था कि भारत जब टूट जाएगा तो हर कोई हमारे पास ही आएगा न्याय के लिए। और आप देख भी सकते हैं कि आज भी जहां पे भी छोटी छोटी दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं या आपस में बाउंड्रीज के लिए लड़ रही हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, चाहे वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो यूथोपिया एरिटेरिया हो, या कहीं पे भी आप विवाद देख लीजिए, भारत और श्रीलंका के बीच में भी आज तक विवाद रहता है, कभी ना कभी वो सामने आता ही है। उसका कारण यही है क्योंकि ब्रिटेन ने और यूएन ने अपनी लिए जगह वहां पे छोड़ दी है, यानी कि अपना जरूर वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम रखा है कि जिसकी वजह से उनके हस्तक्षेप के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर का मसला आज तक नहीं हम सॉल्व कर पा रहे। तो यही इनकी नीति थी और इसका पुरजोर विरोध किया गया आईएनसी द्वारा। लेकिन और फिर इसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने भी किया। मुस्लिम लीग ने क्यों इसका विरोध किया या इसको क्यों अपोज किया? इसका विरोध इस वजह से किया क्योंकि उनको इस बात की टेंशन थी कि भारत तो आजाद हो जाएगा, लेकिन जो हमारा अलग पाकिस्तान बनाने की बात कही थी वो कौन पूरा करेगा? अगर भारत आजाद कर दिए और पाकिस्तान की बात ही नहीं की तो हम कैसे अलग होंगे? और जिन्ना को अलग होना ही था, क्योंकि अगर अलग नहीं होते तो वो किसी अलग राज्य के कैसे प्रमुख बनते? और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और सरदार पटेल के रहते मोहम्मद अली जिन्ना कभी भारत के प्रमुख बन नहीं सकते थे। तो ये सारी चीजें
इसमें रुकावटें आई और क्रिप्स मिशन जो था वो पूरी तरीके से फेल रहा, इसको बिल्कुल भी माना नहीं गया। और दूसरी बात ये भारत को ये जता रहे थे कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो जापान भारत पे आक्रमण करेगा, और भारत पे आक्रमण करेगा तो जापान का पक्का, यहाँ पे अगर भारत ने विरोध कर दिया तो जापान का अधिकार हो जाएगा, ब्रिटेन का नहीं होगा। तो इन्होंने इस बात की भी लालच दी कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो जापान आप पे आक्रमण करेगा और आपके यहाँ पे रहेगा। हालांकि भारत ने कुछ दबे आवाज में ब्रिटेन का ही साथ दिया, जिसकी वजह से जापान यहाँ पे नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी क्रिप्स प्रस्ताव को माना नहीं गया कि हम डोमिनियन स्टेट हम नहीं बनना चाहते, हम जो है पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हमें पूरी तरीके से स्वतंत्र रहना है। और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे देश में जो अलग होना चाहता है वो अपनी मर्जी से अलग हो जाए, वो अपना अलग संविधान बना ले, वो अपनी अलग टेरिटरी बना ले। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका 1942। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव आपका 1942 में आया था। तो यहां से भी आपने देखा होगा, भले ही क्वेश्चन एक था लेकिन एक क्वेश्चन से आपने कम से कम यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टैफोर्ड क्रिप्स के ही नाम पे इस क्रिप्स मिशन का नाम रखा गया था। अब जानते हैं आज का अपना तीसरा क्वेश्चन। यहां से भी मेरी कोशिश होगी कि आप पूरे इस बैकग्राउंड को समझे। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर उसके बैकग्राउंड को समझ जाते हैं तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके लिए हो जाता है। कभी भी अगर आप वन लाइनर के तौर पर भी पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि ऐसा पढ़िए कि उसी क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि इन विच ईयर जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, यानी कि किस वर्ष जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो इसमें सबसे पहले तो ऑप्शन आप खुद ही देख सकते हैं, 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1921। तो इसमें आपका राइट आंसर बी है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लेकिन हम बात करेंगे जलियांवाला बाग की और फिर उसके बाद करेंगे इस हत्याकांड की, यानी कि इस मैसेकर की। तो जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर से ही 200 मीटर की दूरी पर है। आपका जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में ही है, स्वर्ण मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। इसे जल्ला नामक एक पंडित जल्ला के नाम से फेमस थे, उन्होंने ही बनवाया था इस बाग को, इसीलिए इसका नाम जलियांवाला बाग है। अब आपको बताते हैं हत्याकांड एक दिन में नहीं हुआ था, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। इसके पीछे कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में ही आया था आपका। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, रॉलेट के ही नाम पे बनाया गया था क्योंकि रॉलेट उस समय जो लॉर्ड था उसी ने इसे लाया था, इस वजह से इस एक्ट का नाम ही था रॉलेट एक्ट। इसे काला अधिनियम या काला कानून कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम में कहा गया था कि हम जिसको चाहे उसको जेल में बंद कर सकते हैं बिना मुकदमा किए, यानी कि कोई केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, डायरेक्ट जिसको बंद करना है बंद कर दो। यही कारण है कि इसे 3 शब्द दिए गए। इसे क्या बोला गया कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। तो ये बहुत ही फेमस आपका ये एक्ट है, इसीलिए इसे काला कानून कहते हैं। यानी कि ना तो आप कोई अपील कर सकते हैं, आप किसी तरीके का केस फाइल कर ही नहीं सकते हैं, ना तो आपकी कोई दलील सुनी जाएगी कि आपने क्यों ऐसा किया, क्यों किस वजह से किया, कुछ सुनने की गुंजाइश ही नहीं है। और नंबर 3 बिना वकील, जब केस ही नहीं फाइल होगा तो वकील आप क्या हायर करेंगे। तो इसी वजह से इसे काले कानून के रूप में जाना जाता है। और इसी का विद्रोह चल रहा था जब से ये पारित हुआ था रॉलेट एक्ट आपका। ठीक है, तो इसमें पंजाब के 2 प्रमुख नेता थे, काफी पॉपुलर थे, जिसमें एक थे आपके सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे आपके डॉक्टर सत्यपाल। तो इनको जेल में बंद कर दिया गया था इसी विरोध प्रदर्शन के कारण। और ये विरोध प्रदर्शन इनका जब हुआ तो इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला है वहां की जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये जो जुलूस निकाले जा रहे थे, ये जो माहौल बन रहा था विरोध का, ये काफी तेजी पकड़ रहा था। उसी दौरान वैशाखी का त्योहार आता है। आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल को वैशाखी मनाई जाती है और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये भी 13 अप्रैल को ही हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि वैसाखी के मेले का दिन था, लोग अपने घरों से निकले थे त्योहार मनाने के लिए, लेकिन अंग्रेजों को एक भनक लग गई थी, या कहते नहीं है कि एक शंका सी हो जाना कि कहीं ये भीड़ कहीं उपद्रव का रूप ना ले ले या फिर ये कोई स्ट्रैटेजी ना बना ले एकत्रित होकर। तो ये जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और इसी मुहिम के लिए एकत्रित हुए थे और ये बात जनरल डायर को पता चल जाती है और जनरल डायर ने वहां पे
सरेआम गोलियां चलवाई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मरे, सैकड़ों लोग, वहां पर एक कुआं था उस कुएं में भी गिरे। इसी की वजह से आज भी हम इस जलियांवाला बाग जो कांड है उसे हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और आपने देखा होगा अभी 2019 में इसको 100 साल पूरे हुए थे, जिसकी वजह से पंजाब सरकार ने भी पूरे साल भर जलियांवाला बाग से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारी जगह जगह पे कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, किसके विरोध में हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। एक फैक्ट आपको और भी बता देते हैं, आपने इतिहास में नाम सुना होगा उधम सिंह का। उधम सिंह क्यों पॉपुलर है, क्योंकि ये कांड हुआ था कब आपका 1919 में 13 अप्रैल को, और किसने गोली चलवाई थी, जनरल डायर ने। इसका बदला लिया था उधम सिंह ने 1940 में। कहां पे, ब्रिटेन की ही पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की ही पार्लियामेंट में जनरल डायर को गोली मारी थी। इसीलिए उधम सिंह का नाम याद किया जाता है कि उन्होंने जनरल डायर का जो बदला था वो 1940 में जाके पूरा किया था, भरी संसद में उन्हें गोली से मारा था। ठीक है, तो आई थिंक ये कहानी अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था और उसके परिणाम क्या हुए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर में भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि एक साथ कितनी सारी गोलियां। और आज भी लोग जब अमृतसर जाते हैं तो यहाँ पे एक ऐतिहासिक इमारत के तौर पे इसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, इसे पूरी तरीके से प्रिजर्व किया जा रहा है, यानी संरक्षित स्थान के तौर पे है, जिसे लोग आज देखने जाते हैं और देखते हैं तो उनको भी लगता है कि कितनी गोलियां एक साथ चलाई गई होंगी। अब यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो 7th फेज की आपकी बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती आपकी की जो परीक्षाएं आपकी 24 अगस्त से होने वाली हैं, उसकी तैयारी को सुपर तैयारी में बदलने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी मैराथन क्लास में। हमारी जो मैराथन क्लास है वो 6 तारीख को 6 घंटे के लिए आ रही है, तो आप सुबह 9 बजे से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। तो लगातार 6 घंटे में आपकी प्रिपरेशन काफी सॉलिड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे काफी स्पेशल चीजों को आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो जुड़ना मत भूलिएगा 6 तारीख को 6 घंटे के लिए सुबह 9 बजे। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे, Who among the following has founded the Forward Bloc political party? यानी कि निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। ये काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आता है, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है, लेकिन इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी वो जानना जरूरी है, जिसकी वजह से आपको ये प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाए। वैसे तो आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि ब्लॉक फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और ईयर भी शायद याद होगा कि 1939 में की थी। लेकिन क्यों की थी, किस वजह से की थी, कब की थी, ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे पहले तो आपके सामने ऑप्शन अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको आंसर बता ही दिया है, डी है इसका आंसर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे ये कहा जाए इस पार्टी को बनाने की क्या जरूरत थी, जब ऑलरेडी आईएनसी थी, यानी कि ऑलरेडी जब आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी पार्टी थी जो कि लगातार अपोज कर ही रही थी, तो फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये कुछ कहा जाए आईएनसी से नीतियां इनकी थोड़ी सी अलग हो रही थी। इनका कहना था कि जो ब्रिटेन की जो सेना है उसके अलावा हमारी एक सेपरेट आर्मी होनी चाहिए, हमें भी कुछ हिंसात्मक रूप से कुछ चीजें करनी चाहिए, जिसकी वजह से गांधी जी की नीति और सुभाष चंद्र बोस जी की नीति में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन या कहा जाए कुछ मतभेद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी की वजह से अब क्योंकि गांधी जी और नेहरू जी या आईएनसी के जितने भी नेता थे, चाहे सरदार पटेल भी हो, हर कोई सुभाष चंद्र बोस को नहीं चाहता था कि वो आईएनसी के अध्यक्ष बने, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार चुने जा रहे थे। और तो फिर सुभाष चंद्र बोस को इस बात का एहसास होता है कि शायद कोई नहीं चाहता कि मैं इस पार्टी में रहूं, तो वो खुद से इस पार्टी को छोड़ते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना करते हैं। हालांकि इस पार्टी से बाद में भारत को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि एक सेपरेट आर्मी के तौर पे आपने देखा होगा कि सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज पूरी खड़ी कर दी थी। बाद में इन्होंने राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, क्योंकि उन्होंने भी बाद में रियलाइज किया कि गांधी जी जिस पॉलिसी पे चल रहे थे या जिस सिद्धांत पे चल रहे थे उस सिद्धांत पे चलना भी जरूरी था, अगर भारत को पूरी तरीके से आजाद होना था या पूरी तरीके से स्वतंत्र होना था। यही कारण है कि एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, रंगून रेडियो से। तो बाद में उनको हालांकि ये चीज रियलाइज होती है। तो
इस सेशन में हमने क्वेश्चन तो कम किए, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस में से कम हमने 40 से 50 क्वेश्चंस की आज तैयारी की है इतने छोटे से सेशन में। तो जुड़ना मत भूलिएगा। मैराथन क्लास में मिलेंगे आपसे 7th फेज, जो बीपीएससी द्वारा आपकी जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा 24 अगस्त को कंडक्ट होने वाली है, जो 24 अगस्त से प्रारंभ हो रही है, उसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ मैराथन क्लास में जरूर जुड़िएगा सुबह 9 बजे 6 घंटे के लिए 6 अगस्त को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।